अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो मैं उन खूबसूरत ख़वातीन के लिए बना रही हूँ जो फिब्रॉइड्स से सफ़र कर रही हैं। आपके उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगी, जैसे आप किस तरह अपने फिब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकती हैं नेचुरली डाइट के थ्रू, और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाओं से दूर रहना चाहिए इससे बचने के लिए, या अगर फिब्रॉइड्स हो चुके हैं तो उसको श्रिंक करने के लिए। अब बात करते हैं कि फिब्रॉइड्स बेसिकली होती क्या है। ये ऐसी ग्रोथ्स होती हैं जो यूट्रस में बनती हैं, पर ये कैंसर की वजह नहीं बनती हैं, नॉन कैंसरस होती हैं, कैंसर कॉज नहीं करेंगी। फिब्रॉइड्स फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं यूट्रस के मसल्स की ओवर ग्रोथ की वजह से। तकरीबन हर 10 में से 2 या फिर 4 ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के किसी वक्त पर इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करती हैं। असल वजह फिब्रॉइड्स की अभी भी पता नहीं चल सकी है। फिब्रॉइड्स की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर दूसरी लिवर की ख़राबी या जिगर की ख़राबी की वजह से। हम नेक्स्ट पे बात करेंगे कि फिब्रॉइड्स बनने की वजह क्या है, ये बनते क्यों हैं। ख़वातीन में बेसिकली 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और इन दोनों हार्मोन्स के दरमियान सही बैलेंस होना निहायत ही ज़रूरी होता है। फिब्रॉइड्स में आपकी बॉडी ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाने लग जाती है और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार गिर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे होगा प्रोजेस्टेरोन, लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन हमें डिक्रीज लेवल्स में मिलता है फिब्रॉइड्स की कंडीशन में। एक और दूसरी वजह, वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा एस्ट्रोजन बनता है और इसी वजह से वो फिब्रॉइड्स के ज़्यादा करीब हो जाती हैं। मेनोपॉज के स्टेज जो ख़वातीन में आता है, मेंसेस ख़त्म होने का स्टेज जिसे बोलते हैं, फिब्रॉइड्स उस टाइम सुखड़ने लगते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। 45 से कम उम्र की ख़वातीन जिनमें अभी तक मेनोपॉज स्टेज नहीं आया होता, उनमें फिब्रॉइड्स बढ़ते चले जाते हैं। हर औरत में फिब्रॉइड्स बनने का अमल मुख्तलिफ होता है, कुछ में स्लो हो सकता है और कुछ में फ़ास्ट। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि इसकी किस्म कितनी होती हैं, इसकी इकसाम कितनी होती हैं। फिब्रॉइड्स यूट्रस में कहीं भी बन सकते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं, जैसे मटर के दाने से लेकर वाटरमेलन के साइज़ तक, और कुछ ख़वातीन में एक से ज़्यादा फिब्रॉइड्स भी बन सकते हैं। सबसे पहली किस्म इसकी आती है इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फिब्रॉइड होता है जो यूट्रस की वॉल के दरमियान बनता है, ना अंदर बनता है उसकी दीवार के और ना बाहर के, दरमियान में बनता है फिब्रॉइड यूट्रस की वॉल के। दूसरी किस्म हमारे पास आती है सब म्यूकोजल फिब्रॉइड्स। ये यूट्रस की वॉल के अंदर बनता है। इसी तरह थर्ड टाइप आती है, उसको हम बोलते हैं सब सिरोजल, यानी इसमें जो फिब्रॉइड्स होते हैं वो यूट्रस की बाहर की वॉल पे बनते हैं। ये आपके मसाने, इंटेस्टाइन यानी आंतों पे और पेट पे प्रेशर या ज़ोर भी डाल सकते हैं, और ये इतने बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं कि बाकायदा इनका साइज़ विजिबल नज़र आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसी अलामात ज़ाहिर कर सकता है फिब्रॉइड्स। कुछ ख़वातीन में फिब्रॉइड्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती और ना ही किसी इलाज की। फिब्रॉइड्स मेनोपॉज के बाद खुद ब खुद सुकड़ जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और अलामात भी इसी वजह से बेहतर होने लगती हैं। कुछ ख़वातीन में काफ़ी शदीद अलामात ज़ाहिर होती हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर भी करती हैं, और इन्हें अद्वियात और ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अलामात जो ज़ाहिर हो सकती हैं उनमें शामिल है बहुत ज़्यादा मिकदार में दर्द के साथ और लंबे वक्त के लिए माहवारी का होना। सेकंड नंबर पे एनीमिया, क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो वो खून की कमी हो जाती है बॉडी में और आप थकावट महसूस करती हैं। नंबर थर्ड पे पेट का बढ़ा हुआ महसूस होना। नंबर 4, कमर के निचले हिस्से में दर्द का महसूस होना। नंबर 5, यूरिनेट करने का मुस्तकिल एहसास होना और कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। नंबर 6 पे कुछ केसेस में फिब्रॉइड्स हमल ठहराने में भी मुश्किलात कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि फिब्रॉइड्स की मैनेजमेंट किस तरह की जा सकती है। इसकी हम सिम्टम्स को पहले रिड्यूस करते हैं अद्वियात के थ्रू, जिसको हम नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस कहते हैं।
जिसमें हम ट्रांक्सामिक एसिड देते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकती है। इससे सिम्टम्स किस तरह कम होंगे कि जो हैवी ब्लीडिंग हो रही थी उसको वो 50% कम कर देती है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके अंदर एनीमिया भी रिकवर हो जाता है और खून की कमी जिसे हम बोलते हैं वो ठीक होने लगती है। अगर तो आपके सिम्टम्स अद्वियात से भी मैनेज नहीं होते, फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ स्विच किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि फिब्रॉइड्स कितने बड़े साइज़ के हैं या कॉज इसके पीछे फिब्रॉइड्स हैं भी या नहीं। अगर आपको सर्जरी की नीड होती है तो बिफ़ोर सर्जरी कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिनसे फिब्रॉइड्स का साइज़ श्रिंक किया जाता है, या फिर आपको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताई थी, ट्रांक्सामिक एसिड टैबलेट्स, इसके थ्रू आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है ताकि आपका ब्लड काउंट को जो है वो रिस्टोर हो जाए और सर्जरी के ड्यूरिंग कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ब्लड लॉस ना हो। सर्जरी में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। पहले नंबर पे मायोमेक्टमी, जिसमें आप फिब्रॉइड को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे या तो यूट्रस रिमूव कर सकते हैं, जिसे हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आपको स्माया टैबलेट दी जाती थी जो फिब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए, लेकिन इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये लीवर फेलियर की वजह बन रही थी। इसके अलावा GnRH एनालॉग्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो फिब्रॉइड्स को श्रिंक करते हैं, लेकिन ये 9 महीने तक दे सकते हैं क्योंकि इसके ज़्यादा लंबे के इस्तेमाल से शदीद हड्डियों को भुरभुरा कर सकते हैं। इन इंजेक्शंस को छोड़ते ही फिब्रॉइड्स दोबारा ग्रो हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसे हाईफू कहा जाता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इस टेक्निक से फिब्रॉइड श्रिंक किए जा सकते हैं फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। जैसे सूरज की शॉओं को मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए लीफ को जलाया जाता है, हाईफू में भी अल्ट्रासाउंड बीम फिब्रॉइड को फोकस करके जो फिब्रॉइड के टिश्यूज़ को हीट कर देता है, जिसकी वजह से फिब्रॉइड डैमेज किए जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम हाईफू की टेक्निक क्यों करें यूज़, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पे, इस सर्जरी से आपके कोई स्कार्स नहीं बनते एब्डोमेन पे। दूसरे नंबर पे जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बेहोश नहीं किया जाता। स्लाइट सिडेशन पे भी ये टेक्निक परफॉर्म हो सकती है। ज़्यादा डेज़ के लिए एडमिट नहीं किया जाता और इससे क्विक रिकवरी होती है। इसके अलावा बिल्कुल मिनिमम ब्लड लॉस होता है, ज़्यादा नहीं होता। और अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं कि कंसीव कर सकें तो कुछ मंथ्स बाद आप कंसीव भी कर सकती हैं। अब ये तमाम बातें हो गई प्रोसीजर्स की, कौन कौन सी टेक्निक्स आप अपने लिए अपनी कंडीशन के थ्रू डॉक्टर से मशवरा करके सिलेक्ट कर सकती हैं। अगर तो आप यहाँ तक स्विच नहीं करना चाहती और आपकी फिब्रॉइड्स सिर्फ ग़िज़ाओं से या डाइट को इम्प्रूव करके भी ठीक श्रिंक कर सकती हैं। वो किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 मेन वजूहात होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर जिगर की ख़राबी। तो अब हम चलते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ जिनसे आप इन दोनों कंडीशंस को बेहतर बना सकती हैं। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर्स को शामिल करें। फ़ाइबर आपके वज़न को कम करने में मदद करता है। बॉडी में ज़्यादा फ़ैट होने की वजह से फ़ैट सेल्स ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाते हैं। जितना बॉडी में फ़ैट होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाएंगे फ़ैट सेल्स, इसलिए ज़रूरी होता है कि अपना वज़न घटाएं। फ़ाइबर्स शामिल होते हैं ड्राई फ्रूट्स में, ग्रीन्स जिसमें शामिल है दलिया, जौ का आटा, चिया सीड्स यानी तुखम मलंगा, गंदम, मकई का आटा, सिवैयाँ या फिर सूजी वगैरह। इसके अलावा बीन्स का इंटेक लीजिए, मतलब बीन्स खाइए, और दालें वगैरह में फ़ाइबर्स की काफ़ी मिक़दार शामिल होती है। दूसरे नंबर पे आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को ये कम करते हैं जो कि फिब्रॉइड्स की ग्रोथ को बढ़ाती है और साथ साथ एस्ट्रोजन के लेवल्स को भी कम करती है। इसके अलावा आप आयरन के लेवल्स को वापस ला सकती हैं जो ब्लीडिंग की वजह से हो चुकी होती है। तीसरे नंबर पे विटामिन डी अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। विटामिन डी फिब्रॉइड्स होने के चांसेस को 30% कम कर सकता है। हमें मालूम है कि हर वक्त हम धूप नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं विटामिन डी के, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। नंबर 4 पे अपनी डाइट में पोटेशियम को शामिल करें। पोटेशियम आपकी बॉडी में मौजूद सॉल्ट की मिकदार को कम करेगा जो कि ब्लड प्रेशर की वजह बन रहा होता है, और फिब्रॉइड्स होने की एक वजह हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकती है। डेली पोटेशियम में जो आप शामिल कर सकती हैं उनमें शामिल हैं एवोकाडोस, बनानास, खजूरें, केला, दालें, पोटैटोस और टमाटर वगैरह।
नेक्स्ट पे अपनी ग़िज़ा में वो फ्रूट्स या फल शामिल कीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद होता है इन्फ्लेमेशन को रोकना, क्योंकि वही इन्फ्लेमेशन फिब्रॉइड्स की ग्रोथ कर रही होती है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल कीजिए। इनमें आप कर सकती हैं बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, कीवीज़, एप्पल्स, मेलन, लेमन और ऑरेंजेस वगैरह। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों को शामिल करें जिनमें पाइनएप्पल्स और मैंगोज़ वगैरह शामिल हैं। इनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनको खाने से आधे घंटे पहले लेने से ये प्रोटीन को हज़म करने में मदद करते हैं। असल में फिब्रॉइड्स बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, यानी नॉन कैंसरस होते हैं, जो प्रोटीन के शेल से कवर्ड होता है वो ट्यूमर, और हमारे इम्यून सेल्स उन ट्यूमर्स को तबाह नहीं कर पाते, यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते उस प्रोटीन के शेल की वजह से जो ट्यूमर को कवर कर रहा होता है। अब जब हम ये एंजाइमेटिक फ्रूट्स लेंगे तो ये उस प्रोटीन शेल को ख़त्म कर देते हैं और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं कोकोनट ऑयल को। कोकोनट्स खाइए, कोकोनट मिल्क यूज़ करें, वॉलनट्स खाइए, पम्पकिन सीड्स, स्वीट पेपर्स यानी कैप्सिकम, जिंजर, टर्मेरिक, इन सबको ऐड कर सकती हैं। अब वो ग़िज़ाएँ जिनसे आपको दूर रहना है, यानी जो एस्ट्रोजन के लेवल्स को बढ़ाती हैं। सबसे पहले नंबर पे वो ग़िज़ा जो इसके लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं उनमें शामिल है सोया प्रोडक्ट्स। अब इसमें सारे सोया के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे सोया मिल्क हो गया, सोया बीन्स हो गया, ये सब आपको नहीं लेना। नेक्स्ट पे रेड मीट, क्योंकि रेड मीट ज़्यादातर हार्मोन्स देकर तैयार किया जाता है, तो एडिशनल हार्मोन्स आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शुगर को अपनी डाइट से कट कर दें, क्योंकि जब शुगर बढ़ेगी तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ेंगे, जो फिब्रॉइड्स की ग्रोथ को और ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है लिवर का फंक्शन। लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल कर। साथ साथ मेडिसिन्स जो आप लेते हैं उसका ब्रेक डाउन करता है, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स का भी बैलेंस करने में फंक्शन करता है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो आप ले सकती हैं मिल्क थिसल। ये बेस्ट लिवर टॉनिक होता है। ये ग्लूटाथायोन की मिकदार को बढ़ाता है, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। ये लिवर से प्रोड्यूस होता है। ग्लूटाथायोन हमारे लिवर सेल्स को दोबारा बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पे आती है हमारे पास जिंजर। ये एंटी स्पास्मोटिक होती है, यानी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जो फिब्रॉइड्स और मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। सुबह जब उठें तो पानी को बॉईल करें और उसमें अदरक को बॉईल कर लें और पी लें। उसका एक्सट्रैक्शन निकाल के उसको कंज्यूम कर लीजिए, पी लीजिए। तमाम जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको अगर आप 1 मंथ भी फॉलो करेंगी तो आप बाकायदा देखेंगी इसका इफ़ेक्ट, और इससे जो है फिब्रॉइड्स श्रिंक भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एस्ट्रोजन के लेवल्स को, उनकी मिकदार को अपने कंट्रोल में ले लेंगी तो फिर फिब्रॉइड्स ग्रो ही नहीं करेंगे, उनके जो साइजेस हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप दोबारा से एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा और फिर इसको फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।